राजीव गांधी पर गरमाई राजनीति, पीएम मोदी का आरोप, कहा आईएनएस विराट को टैक्सी की तरह किया था इस्तेमाल। अहमद पटेल का ट्वीट, दिवंगत प्रधानमंत्री पर हमला कायरता। और महाराष्ट्र के पुणे में आग का तांडव, कपड़ा गोदाम में आग लगने से 5 मजदूरों की झुलसकर मौत, कई जख्मी। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं 2 का पंच। 5 खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हमारे रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स लगातार तमाम जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से कोशिश करते हैं। और आज जो 5 खबरें लेकर हम हाजिर हैं, उसमें आज सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ डाली गई याचिका, जिसमें उनकी दोहरी नागरिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई गई थी और कहा गया था इनका नामांकन रद्द होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, राजीव गांधी को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है और आईएनएस विराट को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लगाने के अगले ही दिन अहमद पटेल ने ट्वीट करके कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और उनकी हत्या को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, पहली बार प्रियंका गांधी अपनी चाची के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए सुल्तानपुर जा रही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, पुणे में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हिसार में भी आग लगने की घटना है, लेकिन यहां पर कोई जानी नुकसान नहीं है, माल का काफी नुकसान है। इसके अलावा वाराणसी में पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक शख्स ने अपनी 3 बच्चियों के साथ आत्महत्या कर ली है। आर्थिक तंगी या कई अन्य कारण उसमें सामने आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस याचिका की जो आज खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, और राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर उठाए गए सवालों को कहीं ना कहीं विराम लगा दिया गया है। अगर बात करें यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जय भगवान शर्मा और अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं सीपी कौशिक, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और कहा था कि राहुल गांधी की नागरिकता दोहरी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए तो ये याचिकाकर्ता टिक नहीं पाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं याचिका को खारिज कर दिया गया है। और प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं। प्रणय, आज की इस याचिका के खारिज होने के बाद एक तरह से बहुत पुराना एक विवाद था जिसको लेकर कहा जा रहा था कि नागरिकता दोहरी है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को राहत मिलती नजर आ रही है। देखिए, राहुल गांधी को निश्चित तौर पर खालिद जी राहत मिल रही है, लेकिन इसमें एक और भी पेच है जो अभी सामने आया। हमने जब अभी एक वरिष्ठ पत्रकार से इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा कि इसे फौरी राहत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये याचिका बीजेपी की तरफ से नहीं डाली गई, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस याचिका को नहीं डाला है। जो तथ्य पेश किए गए कोर्ट के सामने वो उस तरह से उनका जो आधार था वो बहुत ज्यादा कमजोर था, और यही वजह है कि जो याचिका है उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। इस याचिका के तहत ये साबित नहीं होता कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, या जो आरोप उनके ऊपर लग रहे थे कि उन पे दोहरी नागरिकता है, क्योंकि याचिका जो डाली गई थी उसके जो ग्राउंड्स थे वो काफी ज्यादा वीक थे। यही वजह है कि उसे कोर्ट ने सिरे तौर पर खारिज कर दिया। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की बात है। बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चल रहा है उसमें अब इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने इस पर अपनी टिप्पणी पहले ही की थी, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक झटका है और कांग्रेस के लिए एक जीत। प्रणय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जन्मजात भारतीय हैं, और उसके अलावा अगर बात करें याचिकाकर्ता से पूछा गया आप कौन, तो उसने कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, राजनीति भी करता हूं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता लगा कि वो विदेशी हैं, तो उसने कहा कि ब्रिटेन की एक कंपनी ने उनको अपने यहां पर शो किया हुआ और ये लोग पीएम बनना चाहते हैं, एमपी हैं लेकिन पीएम बनना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कौन नहीं चाहता पीएम बनना, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दोगे? ये तमाम वो सवाल थे जिसको लेकर कहा जाए तो याचिकाकर्ता को एक तरह से डिफेंड होना पड़ा और कहीं ना कहीं वो कुछ साबित ऐसा नहीं कर पाए जो कहा जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही बात मैं कह रहा हूं कि ग्राउंड्स जो थे
याचिकाकर्ता की तरफ से वो बहुत वीक थे, और यही वजह है कि याचिका कोर्ट में कहीं याचिकाकर्ता कोर्ट के अंदर ये साबित करा पाने में असफल रहे कि वो किस तरह से दोहरी नागरिकता इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कंपनी की तरफ से जारी एफिडेविट में अगर ये लिखा है कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, उससे ये साबित नहीं हो सकता कि राहुल गांधी पे दोहरी नागरिकता है। तो यही वजह थी कि हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी अपने पास कई सबूत होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। उन्होंने गृह मंत्रालय ने जरूर राहुल गांधी को नोटिस देकर इस बाबत जवाब मांगा था, लेकिन कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट में आज इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी वाली भी जो एक तरह से चीजें हैं वो भी काफी पुरानी हैं, कई साल से चल रही हैं, तो क्या ये सिर्फ चुनावों के टाइम पे ही उनको याद आता है या वाकई में वो इसको एक तरह से संभाल के रखना चाहते हैं कि मौका पड़ेगा तब इस्तेमाल करेंगे? देखिए, अब ये तो सुब्रमण्यम स्वामी बेहतर बता पाएंगे कि आखिर उनके पास क्या सबूत हैं इस बाबत की राहुल गांधी दोहरी नागरिकता इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि चुनाव के वक्त ऐसे कारतूसों को जरूर इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपने प्रतिद्वंदी को घेरा जा सके, उन्हें इन मुद्दों पर झुकाया जा सके। आने वाले दिनों में भी हम अब ये देखने वाली बात होगी कि, और जैसे कल हमने देखा रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने एक बड़ा आरोप लगाया कि आईएनएस विराट को टैक्सी की तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस्तेमाल किया था। तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में क्या इस मुद्दे को लेकर और चीजें सामने आती हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब राजीव गांधी पर होने वाली राजनीति की। स्वर्गीय राजीव गांधी, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर पीएम मोदी ने जिस तरह से नए नए खुलासे किए हैं और नए नए आरोप लगाए हैं, उसके बाद अगर देखा जाए राजनीति गर्मा गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जिस बोफोर्स को लेकर बीजेपी हमलावर होने की कोशिश कर रही है उसमें वाजपेयी जी के जमाने में भी अगर देखा जाए क्लीन चिट दे दी गई थी और एक तरह से कहा चलिए इस पर ही चुनाव हो जाए। हालांकि पीएम मोदी ने इस पर चुनाव लड़ने के लिए एक तरह से चुनौती दी थी कांग्रेस को, और आज अगर देखें अहमद पटेल ने बाकायदा ट्वीट करके कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहले जरा इस पर बाइट सुन लेते हैं क्या कुछ है, क्योंकि अहमद पटेल ने कहा है कि आपकी समर्थन वाली सरकार ने पीएम राजीव गांधी को, एक्स पीएम को जो है सुरक्षा नहीं दी थी, जिसके बाद उनकी हत्या हुई। बड़ा गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ निशांत राय भी जुड़ेंगे, लेकिन कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं, फिर जरा इस पर चर्चा करेंगे। केवल तनाव को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जनता में तनाव कराओ, समाज में तनाव कराओ और चुनाव फिर जीतो, और मुद्दों को छोड़ दो, सबका साथ सबके विश्वास को छोड़ दो। हाँ, और ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विश्वास करेंगे और उनको आगे कर देंगे तो जनता का विश्वास इनके ऊपर हो जाएगा। ये गलत फहमी में हैं, ये हार रहे हैं। इनकी 150 सीटें नहीं आने वाली, इसलिए घबराए हुए हैं और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन पोलराइज हो जाए, चुनाव पोलराइज हो जाए और गाली गलौज से शायद ये जीत पाए। इसलिए आरोप, झूठे आरोप लगाना चाहते हैं। और ऐन वक्त पे जब मतदान होने वाला है तो मैं प्रधानमंत्री से आग्रह, मैं एक नागरिक हूं, छोड़िए मैं कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी हूं, बट एक नागरिक हूं, और मैं एक नागरिक की नजर से यह देख रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं। केवल तनाव, जी हां, केवल तनाव और आरोप। निशांत राय, अगर देखा जाए राजीव गांधी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें यह कहा जाता है, यह माना जाता है कि जो लोग दुनिया से चले गए कम से कम उनको तो बख्श दिया जाए, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि पहले अंडरवियर का कलर सामने आया था, हनुमान जी की जाति सामने आई थी और हिंदू मुस्लिम सामने आया था और जूते के फीते बंधवाने वाली बात आई थी। आप इनसे मत डरो, अब तो बिल्कुल आगे बढ़ती जा रही है बात। देखिए, भारतीय संस्कृति में इन चीजों की इजाजत नहीं है, लेकिन वर्तमान चुनाव में इन्हीं चीजों को करके जनता के बीच पैठ बनाने की जो कोशिश है वो सभी राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी का नाम लगातार ले रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। उसके पीछे जो मुझे वजह समझ में आ रही है, सीधे तौर पर वो परिवारवाद
को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी के चुनाव में आ जाने के बाद से, कांग्रेस में दायित्व लेने के बाद से चीजें पूरी तरीके से बदल गई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री का जितनी बार नाम लिया जाएगा उतनी बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के वंशवाद को लेकर सवाल उठेंगे, और वंशवाद को लेकर सवाल उठेंगे तो इसका सीधा असर जनता के बीच जाएगा। और उन्होंने 5 चरणों के चुनाव के बाद अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी। राजीव गांधी को कटघरे में ले आए हैं और राजीव गांधी का नाम लेकर कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चूंकि इंदिरा गांधी और नेहरू 2 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनका कद शायद वर्तमान राजनीति या भविष्य की राजनीति में किसी प्रधानमंत्री का, ऐसे में राजीव गांधी बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। बहुत कम समय वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन जो बीजेपी है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इस चीज को भली भांति समझ रहे हैं कि चूंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों उनकी पुत्र और पुत्रियां हैं, तो सीधे तौर पर राजीव गांधी पर हमला किया जाए। एक तो परिवारवाद पर हमला, दूसरा राजीव गांधी के समय जो तमाम आरोप लगे थे उन आरोपों को उठाने से कहीं ना कहीं जनता के बीच एक मैसेज जाएगा कि गांधी परिवार एक परिवारवाद को भी बढ़ावा देता है, दूसरा भ्रष्टाचार में भी लगातार लिप्त रहा है। लेकिन निशांत, इस सबके बाद अगर देखा जाए कांग्रेस की जो रिजीम है वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय होगी। वो कह रही है कि लाखों सर्वोदय जो नवोदय विद्यालय हैं वो खोले गए हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें कंप्यूटर क्रांति में, अगर देखा जाए राजीव गांधी का कहीं कोई मुकाबला नहीं। अगर आप बात करें आज दुनिया के अंदर कंप्यूटर के अंदर भारत अग्रणी है, तो उसमें बहुत बड़ा जो जिसे कहना चाहिए वन एंड ओनली जो वो जाता है क्रेडिट बकौल कांग्रेस के, वो राजीव गांधी को जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो कई ऐसी चीजें, मिस्टर क्लीन का उनको एक तरह से तमगा मिला हुआ था। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं राजीव को लेकर भी कांग्रेस भुनाने के मूड में है। देखिए, कांग्रेस के हाथ में भी एक मौका लगा है और जाहिर सी बात है, आपने कहा जो आईटी इंडस्ट्री आज दुनिया में भारत को जानती है और भारत का जो लोहा मानती है, उसके पीछे जो राजीव गांधी का विजन था वो विजन अब धरातल पर उतर चुका है। खासकर ग्रेटर नोएडा से लेकर गुड़गांव, बेंगलुरु जैसे शहर देखें तो कैलिफोर्निया और तमाम दुनिया के बड़े शहरों से मुकाबला करते हैं। और उस समय जब राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर लाने की बात की थी तो याद है कि एनडीए के तमाम नेता उस समय बैलगाड़ी से संसद में जाकर विरोध करते थे, समाजवादी नेता मजाक उड़ाते थे। लेकिन परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन का असर यह है कि आज पूरा भारत आईटी हब के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी बोला कि मिस्टर क्लीन अंत में जाते जाते भ्रष्टाचारी हो गए थे, और राजीव गांधी को लेकर कल आईएनएस विराट भारत की वारशिप को लेकर अगर ये सवाल उठता है कि एक परिवार उस पर छुट्टियां मनाने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जहां पर राष्ट्रवाद और तमाम मुद्दे चल रहे हैं, ऐसे में गांधी फैमिली को घेरने के लिए प्रधानमंत्री का यह बयान काफी है। और तमाम जो वोटर्स हैं उनके पीछे ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि इस परिवार ने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। हालांकि कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर निशाना साधा है, जैसा कि हमने अहमद पटेल का ट्वीट देखा कि राजीव गांधी की जान से खिलवाड़ जो काम हुआ है वो बीपी सिंह की सरकार और जिसको भाजपा का समर्थन प्राप्त था। तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से बयानबाजियां चल रही हैं, लेकिन ये अलग बात है कि दिग्गज प्रधानमंत्री अब राजनीति के केंद्र में आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे जो तमाम तरह के उन पे आरोप लगाए गए थे, कहीं ना कहीं राजीव गांधी का नाम लेकर वो इसका बदला ले पाए। यानी जिस तरह से कांग्रेस भी कह रही है और आप भी इस पर इशारा कर रहे हैं कि राफेल को दबाने के लिए बोफोर्स का नाम लिया जा रहा है। हालांकि बोफोर्स में क्लीन चिट मिल गई है, हाईकोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। और अगर बात करें वाजपेयी जी के रिजीम में भी ये सब चीजें हो चुकी है, तो ऐसे में कांग्रेस ऑफेंसिव हो रही है कि राफेल को दबाने के लिए बोफोर्स का नाम लिया जा रहा है। देखिए, राजनीति में आप और हम या जितने लोग हैं, शायद जो बहुत ज्यादा पढ़ता वो समझता होगा कि कौन सा भ्रष्टाचार सही था, कौन सा गलत है। लेकिन जिस तरीके से एक झूठ को बार बार बोला जाता है तो जनता को सच लगने लगता है, और राजनेताओं द्वारा इस ट्रिक को बहुत अच्छी तरीके से अपनाया जाता है। चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे बोफोर्स का मामला हो, चाहे अन्य ताबूत घोटाला की बात कर लीजिए, इन तमाम मामलों में विपक्ष ने खूब खुलकर हमला किया। और 2G स्पेक्ट्रम हमारे सामने एक उदाहरण है कि सरकार बदल गई और बाद में आता है कि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो विपक्ष का काम है कि पूरी तरीके से हल्ला मचाना, सामने वाले को घेरना, और जब सामने वाला घिर जाए, चाहे वो सरकार गिर जाए, उसके बाद क्लीन चिट मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जनता के बीच आप एक मैसेज पहुंचा देते हैं कि सामने वाला भ्रष्टाचारी है और उसने ये भ्रष्टाचार किया है। आरोपी को ही दोषी करार दे दिया जाता है, जांच बाद में होती है और उसका फायदा राजनीतिक दल पूरी तरीके से उठाते हैं। यानी कुल मिलाकर निशांत राय, अगर देखा जाए तो जहर की काट जहर है। जैसा सुनने में आता है कि सांप के जहर का जो इलाज है, सांप के कांटे का इलाज सांप के जहर से किया जाता है। भ्रष्टाचार का आरोप भ्रष्टाचार से ही निपटाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय। यानी
अगर करप्शन है तो करप्शन के आरोप से ही उसको बैलेंस किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का भी मानना है कि राफेल को दबाने के लिए बोफोर्स का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए पीएम मोदी ने जो गंभीर सवाल उठाया खासतौर से आईएनएस विराट को लेकर, जिसको कहा जा रहा था कि वो टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया गया, ये भी अपने आप में बेहद गंभीर बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं हम अब सुल्तानपुर की, जहां पर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने जा रही हैं अपने कैंडिडेट के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए, लेकिन अपनी चाची के खिलाफ। पहले वहां वरुण गांधी रहे हैं सांसद 2014 में, अब उनकी माताजी है मेनका गांधी। लेकिन रिश्तों में अगर बात करें, परिवारवाद की बात करें तो यहां भी एक परिवारवाद नजर आता है। एक ही परिवार के दो बेटे, एक बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है। संजय गांधी की पत्नी है मेनका गांधी, उनके लिए बीजेपी वोट मांग रही है, लेकिन दूसरे बेटे के लिए उनकी बेटी अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं। चुनावी दिलचस्प हो गया है। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी से। संजय, अगर देखा जाए परिवारवाद की बात हो रही है, लेकिन दो पार्टियां हैं, परिवार एक ही है। बिल्कुल खालिद, पार्टियां जरूर दो हैं और शुरू से ही जब संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हुई थी, उसके बाद से लेकर मेनका गांधी और सोनिया गांधी में जिस तरह टकराहट हुई थी और वो अलग अलग हुई थी, नॉर्थ साउथ पोल के रूप में गांधी परिवार दो हिस्सों में बंट गया और मेनका गांधी ने बाद में बीजेपी का दामन थामा। हालांकि उन्होंने संजय गांधी के नाम पे संजय विचार मंच बनाया जरूर था, लेकिन वो बहुत दिनों तक चल नहीं सका था। यहाँ एक दिलचस्प बात सुल्तानपुर के इस मुकाबले में और है कि जब संजय गांधी अमेठी में सक्रिय हुआ करते थे तो 80 के दशक में, तो उस समय उनके राइट हैंड माने जाते थे वहां के जो राजा थे, उनके पुत्र संजय सिंह, और अमेठी नरेश के नाम से वो विख्यात थे। तो संजय सिंह भी कभी बीजेपी के टिकट पे सुल्तानपुर से सांसद भी रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस में हैं और पहले भी कांग्रेस में थे और इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर ही मेनका गांधी के सामने उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिलचस्प मुकाबला है और संजय सिंह के लिए प्रियंका गांधी वोट मांगने जा रही हैं, तो निश्चित रूप से देखना ये होगा कि वो किस तरीके से चाची पर हमले करती हैं और संजय सिंह को किस तरह डिफेंड करते हुए उनके लिए सुल्तानपुर की जनता से वोट बटोरने में कोई जो महारत है वो कहिए कि वो उनको आज लगानी पड़ेगी। अब देखना है कि सुल्तानपुर में प्रियंका गांधी का ये दूसरी बार रोड शो होगा। 2012 में भी उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत नहीं बची थी, हालांकि वो विधानसभा का चुनाव था। अब लोकसभा में संजय सिंह के लिए वो उतरी हैं, तो संजय सिंह पहले भी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर सुल्तानपुर से हार चुके हैं। अब देखना ही होगा, पिछला चुनाव उनकी पत्नी अमिता सिंह लड़ी थी और वो भी तीसरे नंबर पर रही थी। अब इस चुनाव में प्रियंका गांधी की डोर पकड़कर क्या संजय सिंह की नैया पार हो सकेगी, ये देखने वाली बात है। संजय, एक सवाल ये उठता है, जिस तरीके से मेनका गांधी पिछले दिनों विवाद में रही, उन्होंने एक बाकायदा मुस्लिम समुदाय को कहा कि वोट दे देना, अगर आपके इलाके में वोट नहीं निकलेगी तो फिर देख लेना। और उसके अलावा अगर बात करें, हालांकि उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने इनके सख्ती भी करी और उन पर कई दिनों के लिए अगर लगाया जाए बैन भी लगाया था काफी घंटों के लिए। उसके अलावा अभी वरुण गांधी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं संजय गांधी का बेटा हूं, इनसे हम फीते बंधवाते थे जूतों के अपने। तो क्या प्रियंका गांधी इन मुद्दों को भी भुना सकती हैं कहीं ना कहीं? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी के पास एक मौका है और इन सभी मुद्दों को भुनाने का। अब देखना यह है कि वरुण गांधी से प्रियंका गांधी के जो रिश्ते हैं, क्या उसमें कोई तलखी बढ़ी है और आज रोड शो में क्या वरुण गांधी के खिलाफ प्रियंका गांधी कुछ इस तरीके से बोल सकती है। लेकिन प्रियंका वरुण गांधी को लेकर बोलना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ इशारा था वरुण गांधी का, और प्रियंका अगर उनको डिफेंड करेंगी तो निश्चित रूप में मैसेज गठबंधन के प्रत्याशी के फेवर में जाएगा। तो प्रियंका ये फिलहाल करने से परहेज करेंगी। रही बात मेनका गांधी पे, वो हमलावर हो सकती हैं और मेनका गांधी ने जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय को एक तरीके से टारगेट किया सुल्तानपुर में, तो निश्चित रूप से वो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी हमेशा से करती रही है और हिंदुत्व कार्ड खेलती है। बीजेपी को मालूम है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उसे वोट नहीं करते हैं और यहां यह सत्य मान भी लेना चाहिए खालिद कि मुस्लिम समुदाय भी बीजेपी को सिरे से खारिज करता है, वोट देने से परहेज करता है।
इसीलिए शायद मेनका गांधी ने सीधे तौर पर हमला बोला था कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, यानी तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है बीजेपी को इसलिए वोट नहीं करता है क्योंकि बीजेपी भी वोट नहीं मांगना चाहती है, ना उसने मांगा है, ना ही किसी कैंडिडेट को मुस्लिम को उतारा है, तो कहीं इसकी वजह से मुस्लिम उससे किनारा करता है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मुस्लिम हमें वोट तो काफी करता है। अब बिल्कुल देखिए, ऊपरी सतही तौर पर भले ही कोई कहे ना ये बात को, लेकिन आप भी जानते हैं कि बीजेपी में जो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, आप कैंडिडेट को लेके देखिए कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट उतारने में भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो पर ही रहती है। दूसरी बात कि बीजेपी के साथ जो मुस्लिम समुदाय के वोट का सवाल है, वो उसका रिश्ता निश्चित रूप से इसी तरह का रहा है, नॉर्थ साउथ पोल की तरह रहा है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय को रिझाने में नाकामयाब रही है और मुस्लिम समुदाय भी बीजेपी से किनारा ही करता रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव, आप नजर बना रखे, खासतौर से प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद क्या नतीजे आएंगे ये भी आप देखिएगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं। गर्मी के आते आते लगातार आप देख रहे हैं आग लगने की घटनाएं कई जगह से आने लगी हैं। अभी पुणे में एक फैक्ट्री के अंदर, गोदाम के अंदर आग लगी, 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा हिसार में भी आग लगी है और वहां पर भी काफी लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन पुणे के अंदर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत, दर्दनाक मौत से यह लगने लगा है कि मौसम में गर्मी है। और उसके अलावा अगर बात करें, फायर डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे कई और जगहों की बात करें, आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हुआ, कारण क्या थे और कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं और प्रशासन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, खासतौर से बचाव और राहत कार्य की लेकर क्या चर्चाएं हैं। सचिन धूमल, ये 5 लोगों की मौत हुई है आग लगने की घटना से, किस वजह से आग लगी, कुछ जानकारी मिली है? क्या राहत बचाव कार्य जो है वो सुचारू रहे? क्या क्या खबरें हैं आपके पास, कुछ अपडेट दीजिए। आजाद जी, पुणे के उरुळी देवोक्ती परिसर में आज सुबह 4 बजे राजयोग साड़ी सेंटर को भीषण आग लगी। इस आग में 5 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये 5 लोग दुकान के अंदर सोए थे। चोरी की वजह से दुकान मालिक ने रात के जाते टाइम बाहर से ताला लगाया था, इसलिए जो अंदर लोग थे उनको बाहर निकलना मुश्किल हो गया और जल के खाक हो गए। आजाद जी, बचाव और राहत कार्य कुछ लगा, गोदाम था जिस तरह से बताया जा रहा है या क्या था? तो इस तरह से अगर देखा जाए शॉर्ट सर्किट है, कुछ वजह सामने आई है, किस वजह से आग लगी है? मिली जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है और एक गोदाम था, एक साड़ी का सेंटर था, गोडाउन था, बड़े पैमाने में साड़ी थी, लगभग 2 या 3 लाख कोटी तक का इसमें माल होने की अंदाज बताया जा रहा है। राहत कार्य में 5 अग्निशमन गाड़ियों ने 2 घंटे के अंदर आग बुझाने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, आप और भी जानकारी मुहैया कराइए, अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो आपसे पूछ लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पीएम मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी की। यहां पर हालांकि चुनावी जो माहौल है पूरी तरह से गर्मा चुका है, लेकिन यहां पर एक दर्दनाक खबर आ रही है। एक शख्स दीपक नाम बताया जा रहा है, उसने अपनी 3 बच्चियों के साथ खुदकशी कर ली। आर्थिक हालात उसके खराब बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कर्जे में वो डूबा हुआ था। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आईपीएल में उसने सट्टा लगाया था जो हार गया, उसके बाद उसने अपने आप को, अपने परिवार को खत्म करने की ठान ली। लेकिन यह दर्दनाक हादसा उन तमाम सवालों को फिर खड़ा कर रहा है कि किस तरीके से कर्ज या किस तरीके से आर्थिक तंगी या किस तरीके से एक बेचैनी जो लोगों में है वो इंतहा को पहुंचती है तो लोग अपनी जिंदगी को भी खत्म कर लेते हैं। इसमें क्या कुछ बयान सामने आया वो सुन लेते हैं, फिर प्रहलाद हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता, उनसे पूछेंगे आखिर क्या कुछ घटना हुई है और उनके पास इसके बारे में क्या जानकारी है। तो क्या वजह है, कुछ पता चल पाया? कुछ पता लगा भैया, हम लोग क्या होगा, हम लोग कुछ नहीं पता है। तो यही खबर हमारा भाई भेजा है कि दीपू मर गया जहर खा के, बस हम लोग दौड़ा चला। हाँ, बच्चे को भी खिला दिया, अपने को खा लिया, चला गया। कितने बच्चे? 3 बेटी थे। जहर किस तरह खाए थे, कुछ पता है आपको? कैसे, किस चीज में मिला के जहर खाए? हम लोग को कुछ पता नहीं है।
क्या बताओ, हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, हम लोग क्या वजह थी? कोई पीछे लड़ाई झगड़ा या आर्थिक भैया तंगी? हम लोग कुछ नहीं बता रहे, हम अपने घरे हैं, घर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम क्या बताओ। क्या मतलब अपने औरत के घर पहुंचा दिया, तो फिर उसके बाद आया कहना कि अरे हमारा जिंदगी आखिरी जिंदगी है, ये चाची आज जिंदगी हमारा पहली बार है, हमको चाय पिया दो। हम चाय पिए तो मेरा चाय छीन के पी लिया। हमको ऐसे क्या बोल रहे हो? कहीं नहीं, आज हमारा आखिरी दिन है, अपने बच्चे को अपन ऐसे मत कर्जा करो, कमा के भरो, खाओ, काहे मौत कर जिंदगी। मार रो रहा था एकदम से। तो वही बोला कि ऐसे करने लगा। बहुत हम लोग समझाए बुझाए सब कुछ किए, लेकिन माना नहीं। पता नहीं कब क्या किया हमको कुछ। प्रहलाद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। प्रहलाद, अगर देखा जाए पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योटो तो बना या नहीं बना वो तो बात का सवाल है, लेकिन इस घटना के बाद क्या चर्चा है और घटना क्यों हुई, कुछ जानकारी मिली है? थोड़ा सा पुलिस की या पड़ोसियों के हवाले से जो खबर आ रही है वो जरा सामने बताएं आप। जी बिल्कुल, जो ये घटना है बड़ी दर्दनाक स्थिति में ये घटना हुई है और राजनीतिक एक से एक जो प्रत्याशी है वो उनके आवास पर जाने लगे हैं और देखने के लिए। उसके पहले तक मृतक दीपक को कोई नहीं जानता था। हम आपको बताते कि इस संबंध में मृतक दीपक गुप्ता की भतीजी साक्षी ने बताया कि बीती रात चाचा ने उसके जो है कि 3 बेटियां मतलब 9 वर्ष की नव्या थी, 7 वर्ष की आदित्य थी और रीमा 5 वर्ष की थी, बाहर आंगन में सोए हुए थे। और इसके पिता दीपक मृतक जो है कि आया और बच्चों को उठाकर कमरे में ले गया। कमरे में ले जाने के बाद वो बच्चे के साथ खेलते खेलते उसे जो है कि कुछ विषाक्त पदार्थ लिए था। पहले 2-3 बच्चों को पिलाया और उसके बाद अपने पी गया। अपने पीने के बाद वो वहीं पे स्पॉट पे मर गया और दोनों बच्चे मर गए। जो छोटी सबसे बेटी थी जो 5 वर्ष की, और वो घर से उल्टी करते हुए निकली और अपने सामने वाले कमरे में एक महिला थी, उससे अब पूरी बात बताई कि पापा मुझे दवा पिला दिए हैं और दीदी लोग को भी पिला दिए और अपने भी पी लिए हैं और वो उठ नहीं रहे हैं और सब लोग उल्टी कर रहा है। इतने सुनते ही सब लोग आया तो देखा तो अचानक से उस बेटी की भी हालत गंभीर होने लगी और उसे तुरंत आनंद फानंद में लोग अस्पताल ले गए और वही रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि विषय ये था कि जो मृतक दीपक था उसको कर्ज लिया था और कल सुबह लगभग 11 बजे के लगभग एक व्यक्ति से उसका विवाद हुआ था, आशीष गिरी नाम के व्यक्ति से, और वो व्यक्ति उसे ब्याज पे पैसा दिया था और ब्याज पे इतना हैवी ये व्यापारी था और कपड़े का व्यापारी था और कई लोगों से ब्याज लिया था और कुल के अभी ब्याजियों का नाम सामने धीरे धीरे प्रकाश में पुलिस ला रही है और इस पे भी जांच कर रही है। जो पुलिस और फॉरेंसिक यानी साहूकारी जो सिस्टम है, सूदखोरों का, साहूकारों का जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं इस पर भारी पड़ता नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद। बात कर्ज माफी की हो रही है, बात पूरे देश में अगर देखा जाए लोगों के आर्थिक हालात सुधारने की हो रही है और बात क्योटा की हो रही है, लेकिन बात जो सामने आ रही है वो कुछ और ही है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।